नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था उपन्यास का चल रहा था, UGC नेट इकाई 6 के अंदर जो उपन्यास दे रखे हैं वो हम कर रहे थे। 4 उपन्यास हम कर चुके हैं। जो चौथा उपन्यास हमने किया था वो किया था शेखर एक जीवनी। तो आज हम करने वाले हैं 5वां उपन्यास। तो आज हम करने वाले हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, 5वां उपन्यास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास आज हम करने वाले हैं। इस उपन्यास का समय है 1946 ईस्वी, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का समय है 1946 ईस्वी। और इसके उपन्यासकार हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के उपन्यासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कब लिखा है? 1946 ईस्वी में लिखा है। यह द्विवेदी जी का क्या है? पहला उपन्यास है। यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का पहला उपन्यास है। इस उपन्यास में क्या है? बाण भट्ट कालीन 7वीं शताब्दी के हर्षकालीन युग के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर क्या है? हर्षकालीन, यानी कि बाण भट्ट कालीन यानी 7वीं शताब्दी के हर्षकालीन युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का क्या है? वर्णन किया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यानी कि यह क्या है? आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें क्या है? इतिहास और कल्पना का क्या है? सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि ये जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इस उपन्यास के अंदर क्या है? इतिहास और कल्पना का क्या है? सुंदर समन्वय किया गया है। इसके बाद में हम करते हैं कि यह उपन्यास 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। यानी कि इस उपन्यास को क्या है? 20 उच्छ्वासों के अंदर क्या है? बांटा गया है। इसके बाद में बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। यानी कि यह उपन्यास क्या है? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट के जीवन पर आधारित है। इसमें ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ क्या है? काल्पनिक पात्रों को भी रखा गया है। यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के अंदर क्या है? ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ क्या है? काल्पनिक पात्रों का भी समावेश हुआ है। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास में सर्वत्र नैतिकता पर बल दिया है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस उपन्यास के अंदर क्या है? सर्वत्र नैतिकता पर क्या है? बल दिया है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को क्या है? उचित अनुचित का निर्णय अपनी विवेक बुद्धि से करना चाहिए। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि व्यक्ति को उचित अनुचित का निर्णय क्या है? अपनी विवेक बुद्धि से करना चाहिए। विवेक को वे लोकशास्त्र तथा गुरु से भी अधिक प्रमाणिक मानते हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? विवेक को लोकशास्त्र तथा गुरु से भी अधिक प्रमाणिक मानते हैं। इसके बाद में इस उपन्यास में दिखाया गया है कि नारी समान की रक्षा का भाव, यानी कि नारी समान की रक्षा का भाव बाण भट्ट की आत्मकथा का क्या है? मूल केंद्र विषय रहा है। यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का जो मूल केंद्र विषय रहा है वह रहा है नारी समान की रक्षा का भाव। इसके बाद में हम करते हैं कि द्विवेदी जी ने बाण भट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? बाण भट्ट के चरित्र पर लगे हुए लांछन को दूर करने तथा नारी समान की रक्षा के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है? बाण भट्ट के ऊपर जो लगे हुए लांछन तथा नारी समान की रक्षा के उद्देश्य से इस उपन्यास की क्या है? रचना की है। इसके बाद में हम करते हैं इस उपन्यास के पात्र, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बाण भट्ट को। बाण भट्ट उपन्यास का क्या है? मुख्य पात्र है। यानी कि बाण भट्ट क्या है? उपन्यास का मुख्य पात्र है। यह संस्कृत का एक कवि है। यानी कि बाण भट्ट क्या है? संस्कृत का कवि है। इसके चरित्र में साहक
इसके चरित्र में साहस, विवेकशीलता, भावुकता तथा संघर्षशीलता जैसे गुण विद्यमान हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके चरित्र में साहस, विवेक, भावुकता तथा संघर्षशीलता जैसे गुण दिखाए हैं। इसके बाद में हम करते हैं भटिनी। भटिनी उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है। यानी कि भटिनी क्या है? उपन्यास की मुख्य नारी पात्र है। यह तुवर मिलिंद की पुत्री है। यानी कि भटिनी तुवर मिलिंद की पुत्री है जिसका अपहरण कर लिया जाता है। यह बाण भट्ट से प्रेम करती है। यानी कि इसका क्या है? तुवर मिलिंद की जो पुत्री है भटिनी, इसका अपहरण कर लिया जाता है और बाण भट्ट क्या है? इसको बचाने जाता है नारी के भेष में, और यह क्या है? बाण भट्ट से क्या है? प्रेम करती है। इसके बाद में हम करते हैं निपुणिका। यह एक अस्पृश्य जाति की कन्या है। यानी कि निपुणिका क्या है? एक अस्पृश्य जाति की कन्या है जिसका विवाह उस कांदविक वेश्य के साथ हुआ है जो बड़भुंजे से सेठ बना है। यानी कि इसका विवाह किसके साथ हुआ है? जो बड़भुंजे से क्या है? सेठ बना है। शादी के 1 वर्ष बाद ही वह क्या है? विधवा हो जाती है। यानी कि शादी के 1 वर्ष बाद ही क्या है? निपुणिका क्या है? विधवा हो जाती है। यह एक कुशल नारी पात्र है। यह एक कुशल नारी पात्र है तथा बाण भट्ट से प्रेम करती है। यानी कि निपुणिका भी क्या है? बाण भट्ट से प्रेम करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के अन्य पात्रों की। उपन्यास के अन्य पात्रों में हैं सुचरिता है, अघोर भैरव है, राजश्री है, कुमार है, कृष्णवर्धन आदि। यानी कि इस उपन्यास के अंदर जो अन्य पात्र है वो है सुचरिता है, अघोर भैरव है, राजश्री है, कुमार है, कृष्णवर्धन आदि। अब हम बात करते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के सारांश की बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में 7वीं 8वीं शताब्दी के भारत में जो दूषित प्रवृत्तियां पनप रही थी उनका लेखक ने यथार्थ चित्रण किया है। यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर जो भारत के अंदर दूषित प्रवृत्तियां जो पनप रही थी उनका क्या है? यथार्थ चित्रण किया है। लोग कर्मफल और पुनर्जन्म में आस्था न रखकर, यानी कि लोग क्या है? कर्मफल और पुनर्जन्म में आस्था न रखकर भाग्यवाद पर विश्वास रखने लग गए थे। यानी कि वो क्या है? कर्मफल और पुनर्जन्म में आस्था न रखकर क्या है? भाग्यवाद पर विश्वास करने लग गए थे। धर्म के लगे थे। धर्म का स्वरूप विकृत हो गया था। यानी कि इस समय क्या है? धर्म का जो स्वरूप है वो विकृत हो गया था। उसमें भ्रष्टाचार एवं पाखंड बढ़ गया था। यानी कि धर्म के अंदर क्या है? भ्रष्टाचार और पाखंड बढ़ रहा था। धर्म की आड़ में, यानी कि धर्म की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे थे। यानी कि इस समय जो 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर दिखाया गया है कि धर्म की आड़ में क्या है? अनैतिक कार्य हो रहे थे। नारी के प्रति लोगों का दृष्टिकोण विशुद्ध भोगवादी था। लुटेरों द्वारा उनका अपहरण कर लिया जाता था और उन्हें क्या है? राजाओं के अंतपुर में बेच दिया जाता था और नारी के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो चुका था। यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर क्या है? नारी का क्या है? शोषण हो रहा था। नारी को क्या है? सम्मान प्राप्त नहीं था। नारी का क्या है? लुटेरों द्वारा अपहरण कर लिया जाता था और उनको क्या है? भोग विलास के काबिल समझा जाता था और उनको क्या है? अंतपुर, यानी कि राजाओं के अंतपुर में क्या है? उनको बेच दिया जाता था। यानी कि राजाओं के आश्रय में उनको बेच दिया जाता था। तथा उस समय उत्तर भारत में हुणों का आक्रमण हुआ था। यानी कि हर्षवर्धन के समय क्या है? उत्तर भारत के अंदर क्या है? हुणों का आक्रमण हुआ था तथा कोई भी बड़ी शक्ति उनका प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं थी। यानी कि कोई भी बड़ी शक्ति क्या है? उनका विरोध नहीं कर सकी। उस समय क्या है? स्थानीश्वर का जो शासक हर्षवर्धन था और बाण भट्ट उनके दरबारी कवि थे। यानी कि इस समय क्या है? 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर ये क्या है? जो हुणों ने जो उत्तर भारत के अंदर आक्रमण किया था उस समय क्या है? स्थानीश्वर का जो शासक था हर्षवर्धन था और उसका जो दरबारी कवि था वो था बाण भट्ट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रमेश कुंतल मेघ ने भौगोलिक यात्राओं के आधार पर उपन्यास के कथानक को 5 चरणों में बांटा है। यानी कि रमेश कुंतल मेघ ने क्या है? भौगोलिक यात्राओं के आधार पर क्या है? उपन्यास के कथानक को क्या है?
5 चरणों में बांटा गया है। तो इन हम 5 चरणों को क्या है एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रथम चरण को। तो प्रथम चरण में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है। प्रथम चरण के अंदर है स्थानीय स्वर में बाण भट्ट और निपुणिका की मुलाकात होती है। यानी कि स्थानीय स्वर में क्या है, बाण भट्ट और निपुणिका की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में निपुणिका बताती है कि छोटे राजकुल में भटिनी को कैद कर रखा है। यानी कि छोटे राजकुल में क्या है, भटिनी को कैद कर रखा है, तो आप वहां जाकर उसे कैद से आज़ाद करा दो। यानी कि आप वहां जाकर उसे क्या है, कैद से आज़ाद करा दो। तो तब बाण भट्ट स्त्री के वेश में जाकर भटिनी को आज़ाद करा देता है। यानी कि प्रथम चरण के अंदर बताया गया है कि स्थानीय स्वर में क्या है, बाण भट्ट और निपुणिका की क्या है, मुलाकात होती है। और निपुणिका क्या है, बाण भट्ट से कहती है कि क्या है, भटिनी को क्या है, कैद कर रखा है, तो आप क्या है, उनको कैद से क्या है, आज़ाद करा दो। तब उनकी बात सुनकर, यानी कि निपुणिका की बात सुनकर वहाँ से क्या है, बाण भट्ट जाते हैं और नारी के वेश में जाकर क्या है, भटिनी को क्या है, आज़ाद करा देते हैं। इसके बाद में हम तृतीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण की बात करते हैं। तो कई लोगों की सलाह लेकर, यानी कि बाण भट्ट क्या है, कई लोगों की सलाह लेकर बाण भट्ट भटिनी और निपुणिका को नौका द्वारा मगध की ओर प्रस्थान कराता है। यानी कि कई लोगों की सलाह लेकर क्या है, बाण भट्ट क्या है, भटिनी और निपुणिका को क्या है, मगध ले जाता है। जब वह चुनार के किले के पास पहुंचते हैं, यानी कि बाण भट्ट, निपुणिका और भटिनी क्या है, चुनार के किले के पास पहुंचते हैं, तो डाकुओं द्वारा उन पर क्या है, हमला कर दिया जाता है। तब हमले के डर से क्या है, भटिनी और निपुणिका क्या है, नौका से गंगा में कूद जाती हैं। तब बाण भट्ट दोनों को बचा लेता है और बाद में तीनों क्या है, लोरिक देव नामक अभीर सामंत के घर शरण लेते हैं। यानी कि द्वितीय चरण के अंदर बताया गया है कि जो बाण भट्ट है कई लोगों की सलाह लेता है और कई लोगों की सलाह लेने के बाद में क्या है, भटिनी और निपुणिका को लेकर क्या है, मगध की ओर चला जाता है। मगध जाने से पहले क्या है, जब वह चुनार के किले के पास पहुंचता है तो डाकुओं द्वारा क्या है, उन पर हमला कर दिया जाता है। और हमले के डर से क्या है, भटिनी और निपुणिका क्या है, गंगा के अंदर कूद जाती है। और उसके बाद में क्या है, जो गंगा के अंदर भटिनी और निपुणिका कूद जाती है और बाण भट्ट क्या है, उनको बचा लेता है। और बचाने के बाद क्या है, तीनों क्या है, लोरिक देव नामक आभीर सामंत के घर क्या है, शरण ले लेते हैं। ये तो बात थी द्वितीय चरण की। अब हम बात करते हैं तृतीय चरण की, यानी कि तीसरे चरण की बात करते हैं। तो तीसरे चरण में क्या बताया गया है कि बाण भट्ट क्या है, दोनों को सामंत के घर छोड़ देता है। यानी कि बाण भट्ट क्या है, दोनों को सामंत के घर छोड़कर क्या है, अकेला यानी कि खुद क्या है, हर्षवर्धन के दरबार पहुंच जाता है। यानी कि बाण भट्ट खुद क्या है, हर्षवर्धन के दरबार पहुंच जाता है तथा अपनी प्रतिभा तथा कौशल के दम पर वहां का राजकवि बन जाता है। यानी कि वहां जाने के बाद में उसको क्या है, राजकवि बना दिया जाता है। बाण भट्ट द्वारा भटिनी को क्या है, स्थानीय आमंत्रित किया जाता है तथा भटिनी को स्वतंत्र रानी की तरह रखना आदि का वर्णन तृतीय चरण के अंदर हुआ है। यानी कि तृतीय चरण के अंदर बताया गया है कि बाण भट्ट क्या है, भटिनी और निपुणिका को जो लोरिक देव जो सामंत आभीर सामंत थे उनके घर पे छोड़ के चला आता है। खुद कहाँ चला आता है, हर्षवर्धन के दरबार में चला आता है। और हर्षवर्धन उसको वहाँ का क्या है, राजकवि बना देता है। यानी कि हर्षवर्धन स्थानीश्वर का राजकवि बना देता है। किसको राजकवि बना देता है, बाण भट्ट को बना देता है। और बाण भट्ट क्या है, निमंत्रण भेजता है। किसके पास भेजता है, भटिनी के पास भेजता है। और भटिनी को क्या है, यहाँ की स्वतंत्र नारी के रूप में क्या है, रख लिया जाता है। तो यह तृतीय चरण के अंदर वर्णन हुआ है। इसके बाद हम चतुर्थ यानी कि चौथे चरण की बात करते हैं। तो चौथे चरण में देखते हैं हम कि क्या बताया गया है। इस चरण में दिखाया गया है कि भटिनी कोई मामूली महिला नहीं है। यानी कि इस जो चौथे चरण है इसके अंदर दिखाया गया है कि भटिनी कोई मामूली महिला नहीं है, बल्कि यह आर्यवर्त की यानी कि भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है। यानी कि भारतवर्ष की रक्षिता शक्ति है, इसी के कारण भारतवर्ष की रक्षा हो सकती है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यानी कि चौथे चरण के अंदर बताया गया है कि भटिनी क्या है, एक आर्यवर्त की यानी कि भारतवर्ष की क्या है, रक्षिता शक्ति है। और जो ये भटिनी है इसके अलावा क्या है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है जो भारतवर्ष की रक्षा कर सके। तो ये क्या है, चौथे चरण के अंदर बताया गया है। अब हम करते हैं पांचवा चरण। तो देखते
देखते हैं 5वें चरण के अंदर क्या बताया गया है। इस चरण में दिखाया गया है, यानी कि 5वें चरण के अंदर दिखाया गया है कि बाण भट्ट भट्टिनी निपुणिका का पुनः स्थानीश्वर आना, यानी कि बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका यानी कि तीनों का क्या है पुनः स्थानीश्वर आना तथा हर्षवर्धन के दरबार में पुनः एक बार रत्नावली नाटक का मंचन होना, यानी कि जो स्थानीश्वर है, जो हर्षवर्धन का जो दरबार है, वहाँ पर क्या है एक बार पुनः क्या है रत्नावली नाटक का क्या है मंचन होना। इस मंच पर ही निपुणिका का प्राणांत हो जाता है अतः बाण भट्ट क्या है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुवर मिलिंद प्रतापी सम्राट की पुत्री भट्टिनी को उसके घर क्या है छोड़ने चला जाता है। यानी कि ये जो 5वां चरण है इसके अंदर बताया गया है कि बाण भट्ट भट्टिनी और निपुणिका तीनों है क्या है स्थानीश्वर आ जाते हैं और आने के बाद में क्या है हर्षवर्धन के दरबार के अंदर क्या है रत्नावली नामक एक नाटक करते हैं और नाटक के अंदर ही क्या है निपुणिका क्या है प्राणांत हो जाती है। उसके बाद में क्या है बाण भट्ट क्या है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या है तुवर मिलिंद की पुत्री भट्टिनी को उसके घर क्या है छोड़ने चला जाता है। तो ये बात क्या है चौथे चरण के अंदर बताई गई है। इसके बाद में हम करते हैं विशेष में हम करते हैं बाण भट्ट ने उपन्यास में कई स्थानों पर नारी यानी कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। यानी कि बाण भट्ट ने इस उपन्यास के अंदर कई स्थानों पर यह कहा है कि नारी क्या है शरीर यानी कि नारी शरीर क्या है देव मंदिर की भांति क्या है पवित्र है। तो इस उपन्यास में हम कह सकते हैं यानी कि इस उपन्यास के अंदर हम कह सकते हैं कि नारी सम्मान की रक्षा ही इस उपन्यास का क्या है मूल केंद्र बिंदु है। और इसी यानी कि नारी सम्मान के ऊपर एक बाण भट्ट का एक कथन है, तो देखते हैं किस प्रकार है। तो बाण भट्ट ने कहा है कि स्यारों के स्पर्श से यानी कि स्यारों के स्पर्श से क्या है सिंह किशोरी कुलसित नहीं होती, यानी कि सिंह किशोरी क्या है कुलसित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से क्या है सरस्वती कलंकित नहीं होती। यानी कि ये बाण भट्ट ने क्या है अपना एक कथन है, बाण भट्ट का एक कथन है नारी सम्मान के प्रति जो उनके अंदर जो भावना थी उसके बारे में इन्होंने एक कथन कहा है कि स्यारों के बीच स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कुलसित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से क्या है सरस्वती क्या है कलंकित नहीं होती। तो इसके बाद में द्विवेदी जी ने क्या है तत्कालीन वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयास किया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर क्या है तत्कालीन वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या है संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। जैसे उपन्यास के प्रारंभ में लिखा है कि अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिखेत, यानी लिखेत, अथ बाण भट्ट की आत्मकथा लिखेत। ये क्या है इन्होंने क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास के क्या है प्रारंभ में लिखा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।